अब क्लाइंट को हमने प्रोडक्ट सेल करनी है, क्लाइंट के साथ हम A to Z लॉन्च में है, तो क्लाइंट्स को हमने रिपोर्ट्स बना के देनी है। ठीक है जी। रिपोर्ट बनाना आपने सुना होगा कि मोस्टली लोग ऑफिस में बैठ के रिपोर्टें बना के दे रहे होते हैं अपने क्लाइंट्स को या अपने बॉसेस को, तो इसी तरह का काम है। अब आपने अपने बॉस को या अपने क्लाइंट को रिपोर्ट बना के देनी है, बॉस तो नहीं होते वैसे, क्लाइंट ही होते हैं, तो आपने अब उसे रिपोर्ट बना के देनी है कि ये प्रोडक्ट है, इसके ये स्टैटिस्टिक्स है, ये प्रोसीजर होगा इसको रैंक करने का, ये प्रॉफिट मार्जिन है A to Z। मैं आपको ना आखिर में अपनी एक रिपोर्ट दिखाऊंगा जो मैं अपने क्लाइंट के साथ वर्किंग में कर रहा हूँ, क्योंकि लाइव एग्जांपल भी होनी चाहिए ना। अभी ये जो रिपोर्ट बना रहे हैं ना, हम लोग रिपोर्ट बना रहे हैं, ये एक इनिशियल लेवल है। आप लोग अंदाजा लगा लें कि इतनी ज्यादा हमने ये भर दी हुई है ड्राइव, गूगल ये ड्राइव की शीट, और अभी भी ये इनिशियल है। मतलब ये हम लोग एक नॉन प्रोफेशनल वे की तरह से बना रहे हैं। क्यों? ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। होपफुली इस वीक में मैं आपको अपनी एक रिपोर्ट दिखाऊंगा जो मैं अपने क्लाइंट के साथ कर रहा हूँ वर्किंग में। ऑब्वियसली मैं भी VA की सर्विसेज दे रहा हूँ, तो मेरे क्लाइंट है मेरे पास, तो उनके साथ मेरा और उनका किस तरह इंटरेक्शन होता है रिपोर्ट्स के जरिए, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी आपको कि किस तरह की मतलब प्रोफेशनलिज्म की रिपोर्ट्स हमें अपने क्लाइंट्स को देनी पड़ती है। ठीक है जी। लेकिन अभी अंडरस्टैंडिंग हम इसी इसी ड्राइव के शीट के साथ करेंगे। हमने सबसे पहले तो हमने प्रोडक्ट के स्टैट्स बताने होते हैं कि सर जो प्रोडक्ट हमने आपके लिए हंट की है उसके ये स्टैट्स हैं, ये प्रोसीजर होगा उसका, ये प्रॉफिट मार्जिन होगा। तो सबसे पहले तो पर यूनिट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन हमें उसे बताना होता है कि हम अगर 1 यूनिट सेल करेंगे तो उसके ऊपर हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा। आप कभी भी ये नहीं करते कि आपने कोई दुकान खोली या आपने उस दुकान में लेट्स सपोज LED बल्ब सेल करना स्टार्ट कर दी और आप अपने बॉस को बता रहे हो या अपने क्लाइंट को बता रहे हो कि सर इसकी टोटल ये होगी हमारी। नहीं, आप बताते हो कि सर 1 यूनिट जब हम सेल करेंगे ना, तो 1 यूनिट में इतना हमारा प्रॉफिट मार्जिन होगा। और ये जो पर यूनिट का प्रॉफिट कैलकुलेशन आप बताते हो ना, ये आप बताते हो ऑर्गेनिकली, ये ऑर्गेनिकली होता है। आप लोगों के बहुत सालों के जहन में चीज चल रही होगी, हम लोग तो गिव अवे भी करते हैं, हम लोग तो PPC कैंपेन के ऊपर भी पैसे लगाते हैं, तो ये तो प्रॉफिट मार्जिन तो नेगेटिव में जाना चाहिए। तो एक चीज ध्यान में रखें कि जो प्रॉफिट पर यूनिट का प्रॉफिट मार्जिन होता है वो हम ऑर्गेनिकली करते हैं, जिसके अंदर कोई भी स्पॉन्सर्ड एड वगैरह का बजट, कोई भी गिव अवे का बजट ऐड नहीं किया जाता। एक तो ये चीज हो गया। हमने सबसे पहले अपनी प्रोडक्ट की प्राइस बतानी है कि किस टारगेटिंग और कंपेटिटिव प्राइस के ऊपर हमने अपनी प्रोडक्ट को सेल करना है। ये डिपेंड करती है हमारे कॉम्पिटिटर के ऊपर कि हमारा कॉम्पिटिटर किस तरह का है, कितनी प्राइस रेंज में वो प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करती है। क्यों? अब लेट्स सपोज हम सब देखा है, हम सब ने शुरू से देखा है कि हमारा जो कॉम्पिटिटर था वो 9.95 में बेच रहा था। अब मुझे इस चीज का पता है एज अ वीए मुझे Amazon के लॉगरिथम का पता है, मुझे A9 का पता है, मुझे Amazon के पुराने लॉगरिथम का पता है। एज अ न्यूबी भी मुझे पता तो है ना, मतलब मेरे पास इंफॉर्मेशन तो है कि Amazon में वर्किंग करने के लिए कौन कौन सी बेसिक चीजें हैं। अब ये जो बेसिक चीजें है ना, ये आपको फिजिकल मार्केट्स में भी नजर आएंगी। अब आप खुद देखें कि एक मार्केट है, उसमें एक बायर आता है, वो मुख्तलिफ दुकानें हैं, लेट्स तो 3 दुकानें हैं। तो बायर की ज्यादा कोशिश किस दुकान में जाने की होगी? उस दुकान में जाने की होगी जहां पे मिनिमम प्राइस के ऊपर गुड क्वालिटी की प्रोडक्ट मिल रही होगी। तो वही चीज अमेजोन के ऊपर भी अवेलेबल कर लें आप, कि आप अपनी क्वालिटी पे करें, आप अपनी प्राइस मिनिमम कर दें। बायर कहाँ आएगा? बायर ऑब्वियसली आपके पास जाएगा, बायर ऑब्वियसली आपके पास जाएगा। तो ये जो अलॉगरिथम है ना अमेजोन का, ये मोस्ट रिलेटेड इस मार्केट से, फिजिकल मार्केट से हो जाता है। लेकिन लेकिन हम इसको 100% फिजिकल मार्केट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। हम इसको 100% फिजिकल मार्केट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है जी। लेकिन 20 to 30% प्राइस के लिहाज से, सेल्स के लिहाज से कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग फीस विदाउट DDP, हम कहते हैं कि अब जो सप्लायर हो गया चाइना के, वो नहीं देते हैं DDP की सर्विस। तो सिंपल हमारी मैन्युफैक्चरिंग फीस हमें कितनी पड़ी है? ये पड़ी है, कहाँ से पड़ी है? जहां से हमने मैन्युफैक्चर कराना है। किस तरह हमने इसको ये इतनी प्राइस पे लेके आए? ये हमने किया हमारी निगोशिएशन के मुताबिक। हमने सबसे पहले उसको कांटेक्ट किया, उसके साथ निगोशिएट किया, उसको अपनी रेंज बताई, उससे कोटेशंस वगैरह ली, ग्रुप्स बनाए। अब यहाँ पे ना ग्रुप्स बनाने का मतलब ये नहीं होता कि मतलब आप स्टार्टिंग में ही उसके साथ प्राइवेट चैट में आ जाए। आप लोग अब अली बाबा के ऊपर आप लोगों ने टाइम स्पेंड किया है, आपने अली बाबा के ऊपर मुख्तलिफ चीजें देखी हैं। आप लोगों ने एक चीज ये भी देखी होगी कि अली बाबा ना मना करता है, अली बाबा आपको मना करता है कि आप
क्लाइंट के साथ, सप्लायर के साथ या किसी भी बायर के साथ प्राइवेट चैट में ना जाए। रमेन ऑन अलीबाबा, दिस विल सिक्योर योर कन्वर्सेशन। आप अलीबाबा पर रहें, ये चीज आपकी कन्वर्सेशन, आपकी डीलिंग को सिक्योर करेगा। आपने चीज देखी होगी, अगर नहीं देखी तो आज जाएं और अलीबाबा के चैट नाउ वाले जो बॉक्स है ना उस पर जाके देखें, लिखा होगा उन्होंने वहां पे, तो वो पढ़ें, उधर लिखा हुआ उन्होंने। तो लेकिन हम अब ऑब्वियसली क्लाइंट की भी डिमांड होती है कि जो हमारा सप्लायर है उसके साथ हमारा कोई पर्सनल चैट का ग्रुप बनाओ। अब इसके ऊपर लिमिट क्या आ जाती है, इसके ऊपर लिमिट ये आ जाती है कि आप उसके साथ पर्सनल कन्वर्सेशन में तब जाएं जब आपको कंफर्म हो कि ये कोई स्कैमर नहीं है, ये कोई थर्ड पार्टी सेलर नहीं है, ठीक है, ये कोई मिडिल मैन नहीं है। जब आपको ये चीजें कंफर्म हो जाए तब उसके साथ प्राइवेट चैट में जाएं, व्हाट्सएप पे जाएं, क्या नाम है, इंस्टाग्राम पे आ जाए या मैसेंजर पे आ जाए, वो फिर उसके बाद आपकी अपनी मर्जी होती है, ठीक है जी। लेकिन कंफर्मेशन पहले लें। तो ये सप्लायर की वो प्राइस है जो पर यूनिट पे वो मुझे दे रहा है निगोशिएशन के बाद। और ये मैंने अपनी अपनी इसमें थोड़ी सी मर्जी भी शामिल की है। मेरी ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ कि मुझे प्रॉफिट मार्जिन अच्छा मिले, 20-25% से ज़्यादा मिले। तो ये प्राइस मेरे लिए मैक्सिमम है। शिपिंग प्राइस, अब ये मुझे फ्राइट फॉरवर्डर बताएगा। फ्राइट फॉरवर्डर भी वही चीज़ होती है जिस तरह आपका चाइना का सप्लायर होता है। चाइना का सप्लायर आपकी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है, फ्राइट फॉरवर्डर आपकी मैन्युफैक्चर वहां से उठाता है और आपके अमेजोन के वेयर हाउस में या कहीं भी कोई भी आपका प्राइवेट वेयर हाउस है वहां पे शिप करता है, सिंपल। अब यहाँ पे ना आप लोगों से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था, 2 से 3 लोग ना कह रहे थे कि सर मुख्तलिफ मॉड्यूल्स भी यूज हो गए हैं यहाँ पे, जो कॉमन मॉड्यूल्स हैं हम सिर्फ उनको देखते हैं। डीडीपी है हमारे पास एफओबी है, हमारे पास एक्सवर्क्स है, और एक और नया मॉड्यूल एक स्टूडेंट ने पूछा था डीडीयू। ये क्या होता है डीडीपी का? आप लोगों को पता है कि डिलीवरी ड्यूटी पे, चलो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। डिलीवरी ड्यूटी पेड में क्या होता है कि जो आपका फ्राइट फॉरवर्डर होता है या ऑब्वियसली जो आपका सप्लायर होता है, ये ना सिर्फ आपके लिए शिपिंग करता है आपको, बल्कि आपकी इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस में भिजवाता है, बल्कि आपको कस्टम क्लियर भी करवा के देता है। कस्टमाइजेशन आपने सुना होगा, कस्टमाइजेशन और कस्टम क्लियर, कस्टम ऑफिसर्स होते हैं जो पोर्ट के ऊपर और जो क्या नाम है मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पे मौजूद होते हैं, वो इन्वेंट्री को पहले क्लियर करते हैं तो आपकी इन्वेंट्री कंट्री में दाखिल होती है, ठीक है जी। तो उनको कस्टम एजेंट कहते हैं, फ्राइट एजेंट भी कहते हैं और कस्टम एजेंट भी कहते हैं। फ्राइट एजेंट अलग चीज है, कस्टम एजेंट अलग चीज है। जो मुश्किल पेश आती है वो आती है कस्टम एजेंट से। कस्टम एजेंट क्लियर करेगा तो आपकी इन्वेंट्री जानी है, ठीक है जी। अब ये अगर आपका सप्लायर आपको टीडीपी दे रहा है तो इसका मतलब है वो आपको कस्टम क्लियर भी करवा के देगा आपकी इन्वेंट्री। एफओबी में क्या होता है? फ्री ऑन बोर्ड। फ्री ऑन बोर्ड में ये होता है बेसिकली कि आपका जो सप्लायर होता है ना वो कहता है कि मैं आपकी इन्वेंट्री इंटरनेशनल शिपिंग नहीं करूंगा आपके लिए, लेकिन मैं ये करूंगा कि आपकी इन्वेंट्री ना पोर्ट तक पहुंचा दूंगा, मतलब इनसाइड कंट्री आपकी इन्वेंट्री चाइना की पोर्ट तक पहुंचा दूंगा। आप कहते हैं ठीक है जी, आप एफओबी दे दें मुझे, वहां पे पोर्ट पे फिर आप उधर से एक फ्राइट फोल्डर हायर करते हैं, वो पोर्ट पे जाके आपकी इन्वेंट्री रिसीव करता है, फिर आपकी इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचाता है, आपको कस्टम क्लियर करवा के देता है और फ्राइट एजेंट से क्लियर करवा के देता है, वही करवा के देता है। एक्सवर्क्स में ये होता है कि आपका जो होता है ना सप्लायर, वो कहता है कि मैं कहीं शिप नहीं करवा सकता या कहीं भिजवा नहीं सकता। तो आप क्या करते हो, आप अपने सप्लायर को कहते हो कि ये मेरे, आप अपने फ्राइट फॉरवर्डर कहते हो कि ये मेरा सप्लायर है, ये इसका वेयर हाउस है, वहां पे जाएं, वहां से उठाएं, मुझे कस्टम क्लियर भी करवा के दें और मेरी इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस तक भिजवा के दें, या यूएसए तक भिजवा के दें, यूके तक भिजवा के दें, ऑस्ट्रेलिया तक भिजवा के दें, डिपेंड ऑन वट एवर मार्केट यू आर वर्किंग इन, ठीक है जी। तो थर्ड चीज, ये फोर्थ चीज क्या है? ये है डीडीयू, डिलीवरी ड्यूटी अनपेड। डिलीवरी ड्यूटी अनपेड, इसमें क्या होता है? ये बहुत एक ना मैच करती है डीडीपी के साथ, लेकिन इसमें होता ये है कि जो आपका फ्राइट फॉरवर्डर है ना, जो आपका फ्राइट फॉरवर्डर है वो कस्टम क्लियर नहीं करवा के देगा आपको, वो कस्टम क्लियर नहीं करवा के देगा। मसलन वो आपकी इन्वेंट्री क्या पता यूएसए की पोर्ट पे लाके छोड़ दे, ठीक है जी, यूएसए की पोर्ट पे लाके छोड़ दे,
फिर पोर्ट पे जो वहां पे कस्टम एजेंट होंगे वो अपने किसी स्टोर में या किसी वेयर हाउस में आपकी इन्वेंट्री रख लेंगे। फिर आप क्या करोगे, आप या आपकी कोई कोरियर कंपनी वहां पे जाएगी, उसको कस्टम क्लियर करवाएगी और वहां से फिर आपकी इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस में जाएगी। ये एक जो मॉड्यूल है ना, ये कोई ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है। इसी वजह से, सिर्फ इन्हीं वजहों से मैंने आपको कहा था कि आप इन 3 मॉड्यूल के साथ जाओ। क्यों? क्योंकि इन 3 मॉड्यूल्स में आपको कस्टम क्लियरेंस मिल जाती है। इन 3 मॉड्यूल्स में आपको कस्टम क्लियरेंस मिल जाती है। आपको ये नहीं होता कि आप जाएं वहां पे जाएं, कस्टम क्लियर करवाएं, ये करवाएं वो करवाएं, या किसी ऐसे बंदे को ढूंढें जो आपको कस्टम क्लियर करवा के दे। क्योंकि कस्टम क्लियर करवाना एक बहुत बड़ी सरदर्द हो जाती है। आपको अपना ब्रांड दिखाना पड़ता है, इनवॉइसेस दिखानी पड़ती हैं, बहुत सारी चीजें दिखानी पड़ती हैं। ब्रांड रजिस्टर ना हो तब भी इशू आ जाता है। तो ये जो 3 मॉड्यूल है ना, इसी वजह से मैंने आपको ये 3 का बताया था। उस टाइम लास्ट टाइम आपसे पूछ भी रहे थे सर होते तो 6-7 है, तो आप क्यों 3 बता रहे हैं हमें? तो यही वजह थी कि मैंने आपको सिर्फ 3 बताए हैं और आपने भी इन्हीं 3 के अंदर वर्किंग करनी है। डीडीपी, एफओबी और एक्सवर्क्स। ये डीडीयू और बाकी के जितने भी हैं ना, उनके अंदर ये इश्यूज आ जाते हैं इस तरह के। कस्टम क्लियर करवा दो, फ्लाइट क्लियर करवा दें, फ्लाइट क्लियर के चार्जेस अलहदा हैं, कस्टम क्लियर के चार्जेस अलहदा हैं। कोई बंदा ढूंढना पड़ता है, कोई कंपनी ढूंढनी पड़ती है, कोरियर कंपनी से राब्ते करने पड़ते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा की सिर दर्द है जो आप अपने सर पे लेंगे। ठीक है जी। तो हमने आज तक हम किसके साथ मोस्टली जितने भी वीएस हैं या मोस्टली जितने भी कह लें आप इन्वेस्टर्स हैं, वो इन्हीं 3 मॉड्यूल्स को ज्यादा तरजीह देते हैं। तो आपने भी इन्हीं के अंदर वर्किंग करनी है। हमने अपनी तरफ से कोई ज्यादा एफिशिएंसी शो करवाने की कोई जरूरत नहीं है हमें। ठीक है जी, कि हम नहीं डीडीयू के ऊपर हम ये करवा लेंगे, हमारे पास तो ये हम कस्टम क्लियर करवा लेंगे, ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई जरूरत नहीं है। हाँ, वो अलग चीज है कि अगर हम लोग अपने लिए एक्स्ट्रा की सिर दर्द लेना चाहें, हम लोग कहें कि नहीं भाई हम तो बहुत क्रिएटिव हैं, हम तो ये कर लेंगे वो कर लेंगे। एक बात सुने नहीं, अमेजोन के ऊपर या ये जो इंटरनेशनल शिपिंग वाली चीजें है ना, यहाँ पे ये जो चीजें होती है ना कि हम बहुत ज्यादा कह लें कि क्रिएटिव हैं, तो ये क्रिएटिवनेस ना कोई ज्यादा वर्किंग नहीं करती है। क्रिएटिवनेस ज्यादा वर्किंग करती नहीं है। ठीक है जी। इसी वजह से हम लोग हमेशा ट्रेंड को फॉलो करते हैं, हम लोग हमेशा उसी चीज को बेचते हैं जो ज्यादातर बिक रही होती है। तो अगर आप कोई क्रिएटिव चीज करते हैं ना, तो पहले तो आपको एक अच्छा खासा बजट चाहिए होता है, अच्छा खासा टाइम स्पेंड चाहिए होता है उस क्रिएटिवनेस को स्टैंड करने के लिए, फिर उस क्रिएटिवनेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, फिर उस क्रिएटिवनेस को मार्केट में लाने के लिए, फिर उसको आगे उसकी डिमांड बढ़ाने के लिए। तो ये चीज मैं तो ज्यादा आप लोगों को इस चीज को रेकमेंड नहीं करूंगा। तो ये 3 चीजें जिसके अंदर हमें वर्किंग करनी है। डीडीयू को बिल्कुल भी मैं आप लोगों को रेकमेंड नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, इसकी वजह आप लोगों को पता लग गई है। ये 3 मॉड्यूल है जिसके अंदर हम ज्यादातर जाएंगे। कस्टम क्लियरेंस की वजह से कस्टम क्लियर हो गया, हमें और क्या चाहिए। नेक्स्ट चीज में आते हैं हम लोग, रैंकिंग बजट कैलकुलेशन के ऊपर। नेक्स्ट चीज, प्रॉफिट कैलकुलेशन से आगे निकल के हम लोग अब आगे आ जाते हैं। आगे क्या चीज है? आगे हमारा रैंकिंग बजट। अब रैंकिंग बजट मेरे ख्याल से ये कोई अच्छी एक हेडिंग नहीं है। इसकी जगह होना चाहिए था रैंकिंग मॉड्यूल्स। हाँ, मॉड्यूल्स होना चाहिए था या मेथड्स होना चाहिए था। हाँ, ये ठीक लग रहा है कि मेथड्स अलोंग विद देयर चार्जेस। ठीक है ना, मेथड्स हो, मेथड पता लगे, क्योंकि बजट तो अभी तक हमने कैलकुलेट किया नहीं है। बजट ये है जो आगे कैलकुलेट किया था प्रॉक्सी मार्केटिंग का। तो रैंकिंग मेथड्स हमारे पास बेसिकली 4 से 5 हैं, 4 से 5 हैं, लेकिन हम वर्किंग इन्हीं 4 के अंदर किया करेंगे। मोस्टली ये बहुत रेयर कंडीशन में हो सकता है कि आप लोग इससे ज्यादा भी जाएं। मोस्टली आप लोग पीएम, पीपीसी, फेसबुक एड्स और गिव अवेज के मॉड्यूल के ऊपर ही काम करेंगे। अब गिव अवे भी इसके अंदर आ जाता है। तो 3 ही मेथड्स हैं जिनके अंदर आपकी मोस्टली आपकी जो वीए की सर्विसेज हैं वो राउंड करेंगी। ठीक है जी। मैं भी इन्हीं की सबसे पहला तो हमारे पास जो चीज़ आती है, जो जहन में आती है, जो चीज़ जो मोस्ट कॉमन भी है, क्लाइंट्स का भी इन चीज़ों का पता है, वो होते हैं गिव अवेज के। सीपीआर गिव अवेज क्या है? आपको मार्केट में हर बंदा पूछेगा, आप कोई प्रोडक्ट लेके जाएंगे ना मार्केट में, हर बंदा आपसे पूछेगा, ये चीज जरूर पूछेगा कि सीपीआर गिव अवेज कितने हैं इसके। तो क्योंकि हर किसी को पता है कि प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए जो मेथड है ना, वो सीपीआर गिव अवेज सबसे इफेक्टिव मेथड है। गिव अवेज करना सबसे इफेक्टिव मेथड। अब गिव अवेज डिफरेंशिएट हो सकते हैं।
मैं ये कभी भी नहीं कहूंगा कि गिव अवेज का मतलब 100% हो, मैं कभी भी नहीं कहूंगा। कल भी आप लोग इस चीज से ना वो थोड़ा सा मिक्सअप हो गया था आप लोगों का। तो गिव अवेज का मतलब ये नहीं होता कि आपने 100% गिव अवे करना है। आप 20% गिव अवे भी करते हैं, आप 50% भी करते हैं, और आप इसका 100% भी करते हैं। डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन के ऊपर, डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन के ऊपर, आपके क्लाइंट के ऊपर, आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो डिपेंड करता है। प्रॉक्सी मार्केटिंग, अब प्रॉक्सी मार्केटिंग अब बात आती है ना, तो प्रॉक्सी मार्केटिंग में तो मोस्टली होता ही 100% गिव अवे। ठीक है जी, प्रॉक्सी मार्केटिंग में 100% होता है। प्रॉक्सी मार्केटिंग में पीएमएम फीस $6 to $8 के राउंड होती है। ठीक है जी, रिफंड ऑब्वियसली 100% ऑफ प्रोडक्ट फीस। अब मैं आपको इस चीज का क्लियर करता हूँ, पीएम का किस तरह यूज करना है, और ये 20% का क्या सिनेरियो है, क्योंकि कल हमने 20% और ये पीएम को ना मिक्स कर लिया था। इसको मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ आपके लिए। अच्छा जी, रिफंड करना है, ऑब्वियसली 100% रिफंड करना है, पेपॉल फीस कवर करनी होती है। ठीक है जी। सेकंड चीज क्या है, सेकंड मॉड्यूल है हमारा पीपीसी कैंपेन्स। अब कैंपेन चलाना लाजिम है हमारे पर, फर्ज है। आपने लॉन्च करनी है, आपकी प्रोडक्ट $100 की है, $250 की है, $2 की है, $10 की है, कैंपेन चलाना आपके ऊपर लाजमी व मलजूम है। ठीक है जी, इससे हम लोग हट नहीं सकते। तो पीपीसी कैंपेन हमारे लिए मस्ट है। अब कैंपेन दो तरह की होती है, ऑटो कैंपेन और मैनुअल कैंपेन। अब यहाँ पे ना एक क्वेश्चन होना चाहिए था आप लोगों का, लेकिन आप लोग क्योंकि बहुत ज्यादा आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग है इन चीज की, तो आपने पूछा नहीं इस चीज का कि सर हमें स्टार्ट में किस तरह की कैंपेन के साथ जाना चाहिए, ऑटो कैंपेन के साथ जाना चाहिए या मैनुअल कैंपेन के साथ जाना चाहिए। मोस्टली रिकमेंडेड क्या है, मोस्टली रिकमेंडेड तो यही है कि आप मैनुअल के साथ जाएं। मोस्टली रिकमेंडेड तो मैनुअल ही है मेरे भाई। लेकिन अब क्योंकि A9 का लॉगरिथम चल रहा है, ठीक है जी, A9 का लॉगरिथम चल रहा है। अब A9 के अंदर होता ये है कि अमेजोन का लॉगरिथम है ना, जो उसने हमारे पीछे छोड़ा हुआ है, वो हमसे स्टडी करता है। अब हम लोग आउटसाइड कीवर्ड्स के ऊपर कंपेनें चला 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 ऑर्डर लेके आई जाए, उसका फायदा क्या होगा? उससे फायदा ये होगा कि हमारी प्रोडक्ट के ऊपर सेल आ जाएगी, रिव्यू आ जाएगी, लेकिन BSR, बेस्ट सेलर रैंक, वो नहीं इंप्रूव होगा। वजह क्या बन रही है? वजह यह है कि सेल्स एंड ऑर्डर्स, मतलब सेल्स एंड रिव्यूज डोंट इफेक्टिवली ऑन BSR। सेल्स और रिव्यूज BSR को इफेक्टिवली इफेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन जो BSR होता है ना, बेस्ट सेलर रैंक, वो बहुत इफेक्टिवली इफेक्ट करता है सेल्स और रिव्यूज को। ठीक है जी, तो सेल्स और रिव्यूज बहुत ज्यादा इफेक्टिवली इफेक्ट नहीं करते BSR को। मतलब अगर 100% है तो 100% में 30% कर रहे हैं, लेकिन जो BSR है ना, वो 100% इफेक्ट कर रहा है सेल्स और रिव्यूज को। BSR इंप्रूव होगा, सेल भी इंप्रूव होगी, रिव्यूज भी इंप्रूव होंगे। लेकिन सेल्स और रिव्यूज इंप्रूव होते हैं ना, तो वो BSR को इंप्रूव इतना इफेक्टिवली नहीं करते। तो आप लोग कह रहे होंगे कि ये सर बात तो एक ही है ना, बात तो एक ही है, कान को उस तरफ से पकड़े उस तरफ से पकड़े, बात तो एक है। लेकिन यहाँ पे बात एक तरह की नहीं है। यहाँ पे ये वाली ना जो कहावत है, ये उल्ट हो जाती है। इसको देख लेते हैं आगे चल के कि क्यों ये उल्ट हो जाती है, क्या वजह है इसकी। तो स्टार्ट हाँ में फिर हमने ऑटो और मैनुअल दोनों के साथ जाना है। वजह क्या है मैंने आप लोगों को बताई है। ऑटो कैंपेन मोस्टली हेल्प करती है हमारे BSR को इंप्रूव करने के लिए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। BSR को इंप्रूव करने किस तरह करती है कि क्योंकि ऑटो कैंपेन के अंदर हम लोग कीवर्ड को टारगेट करते ही नहीं है। हम लोग कीवर्ड को टारगेट करते ही नहीं है ऑटो कैंपेन के अंदर। हम क्या करते हैं कि रैंडमली अपनी कंपेन ऑन कर देते हैं, रैंडमली Amazon कहीं भी हमारी कंपेन चलाना स्टार्ट कर देता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो क्या करता है कि हमारी कंपेन को वो एक मेथोडोलॉजी के अंदर ले आता है। वो किस तरह मेथोडोलॉजी के अंदर ले आता है कि वो हमारी कंपेन के एल्गोरिथम के अंदर घुसता है, Amazon का एल्गोरिथम, और वो स्टडी करता है कि इसने अपनी लिस्टिंग्स के अंदर, इस बंदे ने ये लिस्टिंग क्रिएट किया, तो लिस्टिंग के अंदर इसने किस तरह के कीवर्ड्स को टारगेट किया हुआ है, वो उन कीवर्ड्स को स्टडी करता है, और उन कीवर्ड्स में से हम उन कीवर्ड के ऊपर फिर वो हमारी कैंपेन शो करा देता है। उन कीवर्ड्स के ऊपर हमारी कैंपेन शो करा देता है। और जब Amazon ये काम करता है ना कि खुद हमारे कीवर्ड्स को सर्च करके वो कैंपेन लाता है, इससे हमारा BSR इंप्रूव होता है। इससे क्या होता है? BSR इंप्रूव होता है। तो BSR इंप्रूव करने के लिए ये मेथड एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। हालांकि 2 से 3 मेथड होते हैं BSR को इंप्रूव करने के लिए, वो भी हम देखेंगे।
मैनुअल कैंपेन क्या करता है? मैनुअल कैंपेन क्योंकि स्टार्ट में हमें सेल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, हमें स्टार्ट में रिव्यूज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है अपनी लिस्टिंग को स्टैंड बाय पे लगाने के लिए, अपनी लिस्टिंग को बूस्ट अप करने के लिए, तो हम मैनुअल कैंपेन चलाते हैं। ठीक है जी। अब एक स्टेज ऐसी आती है कि सेल्स और रिव्यूज़ ना बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं डाल रहे होते हैं हमारी रैंकिंग के ऊपर। तो उस स्टेज में क्या चीज़ हमारी हेल्प आउट करती है? उस स्टेज में हमारी ऑटो कैंपेन हमारी हेल्प करती है। फेसबुक एड्स, ये भी बीएसआर को इम्प्रूव करते हैं। A9 में सीधा सीधा उन्होंने बताया हुआ है कि आउटसाइड ट्रैफिक लेके आओ, बीएसआर इंप्रूव कर लो। अब इसकी वजह क्या है? पहले हमने डिस्कस नहीं किया, आज मैं डिस्कस कर लूँ आप लोगों के साथ। अमेज़न पहले तो बहुत ज़्यादा ना आप कह लें कि कॉन्शियस होता था, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी अमेज़न ने कि कहीं से भी आउटसाइड ट्रैफिक नहीं आनी चाहिए, वो अकाउंट ब्लॉक कर देता था, वो बहुत सारी संग चीज़ें करता था। लेकिन A9 जब से आया ना, A9 के अंदर अमेज़न ने साफ-साफ वाज़ेह अल्फाज में कह दिया हुआ है कि आउटसाइड ट्रैफिक लेके आओगे उतना अच्छा रैंक होगा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक सेलर है, लेट्स सपोज मैं एक सेलर हूँ, मेरी एक गूगल के ऊपर वेबसाइट बनी हुई है, गूगल के ऊपर वेबसाइट बनाई हुई है मैंने और उसके अंदर अपनी प्रोडक्ट लगाई हुई है मैंने। मैं अपनी प्रोडक्ट अमेज़न के ऊपर भी सेल कर रहा हूँ और अपनी वही प्रोडक्ट अपनी लिस्टिंग क्रिएट करके अपनी वेबसाइट के ऊपर भी सेल कर रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं A9 के आने के बाद मैं उधर से अपनी लिस्टिंग को उठा के अपनी अपनी अमेज़न वाली लिस्टिंग को उधर शो करा देता हूँ। अपनी अमेज़न वाली लिस्टिंग को उधर शो करा देता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, मेरे लेट्स सपोज मेरे पास 100 बायर आते थे मेरी वेबसाइट के ऊपर, थोड़ी बहुत रैंक हो गई थी, एसईओ वेसईओ करवाया मैंने, रैंक हो गई थोड़ी बहुत, डेली बेसिस पे 100 बायर आते थे मेरी वेबसाइट के ऊपर। मैं उन 100 बायर को मैंने खत्म कर दिया अपनी लिस्टिंग खत्म करके, और अपनी ही प्रोडक्ट की जो अमेज़न के ऊपर मेरी लिस्टिंग थी वो मैंने अपनी उस वेबसाइट के ऊपर लगा दी। तो वो जो मेरे बायर थे वो उस लिस्टिंग को देके कहाँ जाते थे? अमेज़न वाली प्रोडक्ट के ऊपर चले जाते थे और वो अमेज़न के ऊपर जाके उसको परचेज कर लेते थे। अब ऑब्वियसली जब वो अमेज़न के ऊपर जाके परचेज करेंगे तो अमेज़न को एफबीए फीस मिलेगी, अमेज़न को पैसा मिलेगा। तो अमेज़न क्या करेगा? अमेज़न कहता है कि इस बंदे ने अपने 100 बायर की कुर्बानी दे दी मेरे पीछे, मेरे ऊपर ट्रैफिक लाने के पीछे। तो वो 50% लेस टाइम के ऊपर आपकी प्रोडक्ट को रैंक कर देगा। मतलब जहां आपकी प्रोडक्ट 1 महीने में रैंक होनी थी, वहीं आपकी महीने 10-15 दिन में रैंक हो रही है प्रोडक्ट आपकी। ये चीज क्या करेगी आपका? ये चीज इंप्रूव करेगी बीएसआर, बेस्ट सेलर रैंक इंप्रूव करेगी ये चीज आपका। ठीक है जी। और जब आपका बेस्ट सेलर रैंक इंप्रूव होगा ना, तो वो मैग्नेट होता है, बेस्ट सेलर रैंक मैग्नेट होता है सेल्स का और रिव्यूज का। तो वो आपके रिव्यूज को भी पुल अप करेगा और रिव्यूज को भी पुल अप करेगा। ठीक है जी। तो ये कंडीशन होती है फिर यहाँ पे। फोर्थ चीज हमारे पास यहाँ पे पिंटरेस्ट। अब पिंटरेस्ट भी एक आउटसाइड ट्रैफिक का जरिया है, पिंटरेस्ट भी एक आउटसाइड ट्रैफिक का जरिया है। लेकिन अब पिंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड हमने यहाँ पे इसलिए किया है कि यहाँ पे ना बजट स्पेंड नहीं भी होता, होता भी है। किस कंडीशन में स्पेंड होता है? जब हम वहां पे पेड बायर्स को लेके आए, हम किसी से अपनी पिंटरेस्ट की प्रोफाइल के ऊपर यूजर्स बढ़वाएं, फॉलोअर्स बढ़वाएं, और वो उन फॉलोअर्स के ऊपर हम उन फॉलोअर्स के थ्रू हम लीड जनरेशन करें, गिव अवेज का मेथड करें और जो भी करना है हमने वो करें। तो उस कंडीशन में बजट स्पेंड होता है। लेकिन अगर हम खुद ही पिंटरेस्ट के ऊपर थोड़ी बहुत वर्किंग करके, उनके ऊपर पिन्स शेयर करके, उसके ऊपर पोस्टर लगा के खुद ही अपने बायर्स इंक्रीज कर ले और उनके थ्रू हम प्रॉक्सी मार्केटिंग करें, तो 1 रुपया भी स्पेंड नहीं होता फिर। ठीक है जी। तो ये था हमारा रैंकिंग मेथड अलॉन्ग विद देयर चार्जेस, कितना स्पेंड होता है वो भी आगे लिखा हुआ आप लोगों का। $15 फेसबुक के लिए, मैनुअल कैंपेन $15, ऑटो कैंपेन $10 और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा जी, ठीक हो गया यहाँ तक, फिर अंडरस्टैंडिंग होगी होगी। अब आगे आते हैं। अब हमने ना ये हाइपर लॉन्च 1 हाइपर लॉन्च 2 के बाद में देखते हैं। अब यहाँ पे आते हैं जो सबसे ज़्यादा जिसमें आई थी कि बजट को डिस्क्लोज कर रहे थे हम लोग यहाँ पे 4 आवर गिव अवेज, 4 आवर प्रॉक्सी मार्केटिंग एंड 4 आवर बायर्स, उसको हमने यहाँ पे किया था कि गिव अवेज का क्या हिसाब था। लेट्स सपोज हमारे पास एक प्रोडक्ट है $10 की, मैन्युफैक्चरिंग फीस है उसकी ये, शिपिंग फीस उसकी ये है। कहाँ से पता लगा? पीछे सप्लायर से पता लगा और फ्राइट फॉरवर्डर से पता लगा। एफबीए फीस कहाँ से पता लगी हमें? हमें एएमजी स्काउट रन किया, एएमजी स्काउट हमने अपनी प्रोडक्ट के ऊपर रन किया और इसने हमें एफबीए कॉस्ट का बताया।
टोटल एफबीए कॉस्ट, जिसके अंदर रेफरल फीस, जिसके अंदर फुलफिलमेंट फीस और स्टोरेज फीस सब आ रहे हैं। एफबीए फीस कटने के बाद हमें मिल रहा है $6.50। कहाँ पे? हमारी प्रोडक्ट के ऊपर। इसके अंदर हमारा प्रॉफिट मार्जिन भी है, इसके अंदर हमारी मैन्युफैक्चरिंग फीस भी है, इसके अंदर हमारी शिपिंग फीस भी है। हमने बायर को रिफंड करना है $10, हमने बायर को रिफंड करना है $10। तो प्रॉफिट हमारा 4.5 मिल रहा है, हमें बहुत हाई मिल रहा है, 45% के करीब प्रॉफिट मिल रहा है। अमाउंट फ्रॉम प्रॉफिट, हमारी जेब से कितने पैसे लगेंगे? क्योंकि क्योंकि ऑन द स्पॉट तो ऐसे ही लगता है कि बायर हमें क्योंकि पैसे रिफंड कर रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग फीस और शिपिंग फीस के तो पैसे लग ही नहीं रहे। लेकिन क्योंकि हमने पीछे से भी तो ऑर्डर किया है ना, पीछे वाले सप्लायर को भी तो हमने पैसे दिए थे या नहीं दिए थे? हमने तो जो बायर ने हमें पैसे दिए हमने उसको वापस कर दिए, तो हमारी जो पीछे वाला कॉस्ट है वो तो वही की वही रही, वो तो रिकवर हुई नहीं। तो पीछे से क्योंकि हमने अपने सप्लायर को पैसे दिए होते हैं चाइना के, ठीक है जी, तो ये जो शिपिंग कॉस्ट और रेफरल फीस, ये जो शिपिंग कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग फीस है ना, ये रिकवर नहीं होती, ये हमारी जेब से ही लगते हैं, ठीक है जी। और ऊपर से और क्या चीज हमारी जेब से लगती है? हमारी जेब से लगती है एफबीए फीस, जो अमेजोन काट लेता है। एफबीए फीस, शिपिंग फीस और मैन्युफैक्चरिंग फीस, $5.5 हमारी जेब से लग रहे हैं, ठीक है जी। अब 5.5 के अंदर हमारा जो प्रॉफिट है, 5.5 के अंदर जो प्रॉफिट है, 4.5 जो बायर की तरफ से हमें मिला है उसको ऐड करेंगे, टोटल बन जाएगा हमारा $10। टोटल बन जाएगा हमारा $10, तो वो $10 हम अपने बायर को रिफंड करना है, ठीक है जी। ये तो हो गया रिफंड वाला काम। अब उसके ऊपर हमारे हमारे पास पेफॉल फीस भी है, उसके ऊपर हमारे पास पीएमएम की फीस भी है, तो टोटल जो हमारी जेब से जाएगा वो जाएगा 17.50, जो जेब से जाएगा। प्रॉफिट को निकाल के, प्रॉफिट अलग चीज है, उसको हमने काउंट नहीं किया। $8 पीएमएम फीस, $4 पेबॉल फीस, और हमारी जेब से जो 5.50 जाना है वो, तो टोटल हमारे पास $17.50 है, वो जो हमारी जेब से जाएगा फॉर वन गिव अवे। और अगर हमने 200 गिव अवे करने हैं तो $3,500 वो होगा जो हमें देना पड़ेगा आवर फॉर आवर पीएमएम फीस, पेपॉल फीस और मैन्युफैक्चरिंग फीस, शिपिंग फीस, ठीक है जी, और एफबीए फीस, इन सब का मजमुआ होगा। तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन थी जो हमने कल की थी, और बहुत ज़्यादा इसमें वो मिक्सअप हो गई थी चीज़ें, ठीक है जी। इसकी होपफुली अंडरस्टैंडिंग होगी होगी आप लोगों को।